ओम व्रुमाय नमः के मंत्र के साथ हम शुरू करते हैं अपना नया पॉडकास्ट। तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है। तो नई बात यह है कि हमारा मिनी पॉडकास्ट अब मेजर पॉडकास्ट बन चुका है। क्या बदला है? बदली है हमारी ड्यूरेशन, बदला है हमारा प्लेटफॉर्म, लेकिन जो चीज नहीं बदली है वो है आपका और हमारा दिल का कनेक्शन और एक अनएडिटेड और अनफिल्टर्ड कहानी तक आपको पहुंचाने का हमारा जज्बा। तो इसीलिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भर भर के कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट। हमारे जो गेस्ट हैं आज, उनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नया हो पुराना हो, हर राइडर उनको दादा के नाम से जानता है। भारत की कोई ऐसी ट्रेल, कोई ऐसा ट्रैक नहीं है या कोई ऐसी जर्नी नहीं है जो हमारे दादा ने टेकअप नहीं की। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी नॉलेज लेकर हमारे साथ हाजिर हैं भानु प्रताप जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव दादा। और दादा, राइडिंग कैसे चल रही है? राइडिंग तो काम के साथ साथ राइडिंग भी चलती रहती है क्योंकि जैसे आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे मेरे को राइडिंग की जरूरत होती है। हाँ। तो पहले होता था कि मैं रूटीन संडे निकल गया, अनप्लान निकल गया। अभी थोड़ा काम का जब वर्कलोड होता है तो हर 6 महीने के बाद मैं 10, 12, 15 दिन की छुट्टी लेता हूँ। वो ऑफिस को पता है कि भाई ये उनको पहले ही पता है रोकने वो पॉइंट है नहीं, सिस्टम को रिबूट करना है। हाँ। तो सिस्टम रिबूट करने के लिए मेरे को जाना ही पड़ता है। और मोस्टली राइड अनप्लान्ड होती है। तो फिर मैं 2-4 लोगों को फोन करता हूँ जिनसे मेरी ट्यूनिंग बनती है कि भाई ये मेरा प्लान है राइड का, क्या हाँ। चलना है। 2 ने बोल दिया, 3 ने बोल दिया तो ओके है। तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है। हमारे दोस्त आज तक गोवा जाने के लिए गोली डाल रहे हैं। आपने एक बार फोन किया अनप्लान्ड के लिए, 4 में से 3 तो तैयार हो गए। ये भी ब्लेसिंग है अपने आप में। हाँ। और मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि राइडिंग कैसे चल रही है, क्योंकि आपके बारे में जान के ना मुझे पता लग गया कि राइडिंग सही चल रही है, मतलब लाइफ सही चल रही है। देखिए, ये एक तरह से जैसे सांस है, ये आत्मा है। तो वही मेरे लिए मेरा पैशन है राइडिंग का। मैं ना अपने वो कहता हूँ सीनियर राइडर हूँ या मैं जूनियर राइडर हूँ या मैं बहुत ही लीजेंड राइडर हूँ। बस मैं सिर्फ एक राइडर हूँ। क्या बात है दादा, ये ना हम्बलनेस होती है जो एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ आती है। देखिए वो हम लोग समझ, क्योंकि आजकल क्या है ना, लोग एक राइड पे जाएंगे और उसको 50 व्लॉग में बटा के अपने आप को लेजेंड बनाने की कोशिश करेंगे। खैर मैं भी ऐसा करता हूँ कि मान लीजिए मेरी जून की राइड थी आदि कैलाशों पर्वत की, या उसके पहले की मेरी राइड थी रण ऑफ कच्छ की, या उसके पहले की मेरी राइड थी लद्दाख सियाचिन उमलिंगला वगैरह की। तो जैसे सब्जियों में पानी मार ताजा करता है ना, तो वैसे हर राइडर की आदत होती है कि पुरानी फोटो निकाल के उसको टाइम टू टाइम ताजा कर लिया, टाइम डाल के, ताकि उसके अंदर भी जिंदा रहे, नहीं हाँ कि भाई मैं राइडर हूँ। एग्जैक्टली। तो दादा मुझे एक बात बताओ, आपकी अभी एज आई थिंक 58। तो ये शुरू कब हुआ? ये मतलब कहाँ से ये पैशन आया, कहाँ से शुरू हुआ लंबी राइड्स और ये सब का? थोड़ा तो हमें बताओ। नहीं, इनिशियल ये कोई लंबी राइड 92 की बात है। दोस्त ने स्कूटर लिया, बजाज सुपर 150। तो उस टाइम बोला कि चलो भी चलते हैं, पार्टी दे। तो उस टाइम पार्टी के चक्कर में चले गए थोड़े पास, दिल्ली बॉर्डर के पास ही। वहाँ हमने एक बियर ली और उसको हमने मिनटों में, घंटों में निपटाया। उसके बाद दोस्त ने बोला कि भाई मैंने कहीं मसूरी नहीं देखा, तुम तो कई बार जा चुके हो। ठीक है, चलना है मसूरी, चलो मसूरी। तो पहली राइड मेरी 250 किलोमीटर की थी मसूरी की। तो 92 में निकल गए। उसके बाद वो शौक ऐसा चढ़ा कि फिर मैं CD 100 से, उसके बाद पुरानी जावा से, फिर बुलेट से, अपना बजाज पल्सर 150 से 200-300 किलोमीटर कभी भी कहीं निकल जाता था। तो जो राइडिंग का पैशन जो एक्चुअल में शुरू हुआ, वो मेरा सफर उसके पहले मुझे नहीं पता था कि राइडिंग के अंदर, हाँ मतलब एग्जैक्टली वो ट्यूनिंग नहीं थी कि राइडिंग क्या होती है क्या नहीं, बट आप कर रहे थे। दिखता था कभी कभी कि कोई ग्रुप जा रहा है। उस टाइम इतना कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं थी। जी। तो 16 के अंदर मैंने रॉयल एनफील्ड अपना क्लासिक ली मैंने। तो मैंने कहा अब तो जाना है। तो उस क्लासिक लेके मेरा पहला मैंने राइड किया जैसलमेर का, जैसलमेर बीकानेर वगैरह का।
तो तब तो भी पता नहीं था कि गियर वेयर, तब मैं समझ आया कि हाँ भाई ये लोग गियर पहनते हैं, गियर राइडिंग पहनते पैंट हैं। होती है। हाँ। तो तब मैंने एक जैकेट तो ले ली, लेकिन उस टाइम सैलरी भी उतनी नहीं थी कि मैं राइडिंग पैंट्स और राइडिंग शूज से ये सब ले सकूं। तो नी गार्ड और एल्बो गार्ड लगा के कि हाँ, कि अपने को तसल्ली देने कि को हाँ मैं मैंने कुछ सुरक्षित प्रोटेक्शन हूँ, रखी हुई है। प्रोटेक्शन हाँ, है मेरे पास। हाँ, तो तब से गियर वेयर लेने शुरू की। तो एक्चुअली मैंने राइड करनी शुरू की वो 16 से शुरू करी। राइट। 12 से लेके 16 तक मैंने राइड नहीं की। उसका रीजन ये कि मेरी स्पाइनल इंजरी मेरी बहुत भयंकर हो गई थी, स्पाइन मेरी ऑपरेट हुई। तो मल्टीपल जो मेरे शॉकर था, मेन शॉकर, जो शॉकर में से वो टिश्यू रिमूव कर दिए गए। डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया कि आप बाइक बिल्कुल नहीं चलाएंगे। तो दादा फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया कि डॉक्टर ने आपको मना किया कि अब बाइक नहीं चलाओगे और उसके बाद आपने सीरियस राइडिंग शुरू कर दी? तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? 4 साल हो चुके थे, 4 साल, 12, 13, 14, 15, 16, 4 साल 5 साल हो गए। और मैंने कहा यार डॉक्टर तो हर चीज के मना करते हैं। डॉक्टर तो बोलता है सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, रोटी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। मैंने कहा जिंदगी जीनी है मैंने, डॉक्टर की जिंदगी तो नहीं, जिंदगी मेरी है। क्या वैसे माफी चाहूंगा, डॉक्टरों का कहना भी मानना चाहिए। राइट राइट। लेकिन फिर मुझे वो नहीं यार, अपनी जिंदगी जीनी है तो जीनी है। तो फिर मैंने 16 में राइड शुरू कर दी और 16 के बाद मैं फिर कभी रुका नहीं। क्या तो मैं बात। चलता रहा। और उम्मीद करते हैं आप कभी रुको भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा मुझे एक छोटा सा एक वो बताओ, आपने मेरे ख्याल से लद्दाख कई बार कर लिया, कई बार। आप K2 राइड कर चुके हैं। हाँ। पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आज तक का आपका टफेस्ट राइड, कि आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो चुका है, फिर भी कोई ना कोई ऐसी एक राइड रही होगी जो आपको लगा यार ये टफेस्ट राइड है जो आज तक मैंने की है, वो भाई, कौन सा ट्रैक है? टफेस्ट राइड मैं मानूंगा जब मैंने रिसेंटली अभी जून 25 में मैंने की आदि कैलाश ओम पर्वत की। बाकी रोड अच्छा है, सब कुछ ठीक था। धारचूला से आगे 120 किलोमीटर रोड नहीं है, चलो ठीक है, टूटा फूटा कहीं मिल जाते हैं। लेकिन गुंजी से लेके और ओम पर्वत 18 किलोमीटर है। और वो 18 किलोमीटर का ट्रैक करने में हमको लगे 4 घंटे। 18 किलोमीटर में 4 घंटे? 4 घंटे, वाह। क्योंकि रोड ही नहीं है। काम चल रहा है उस पे कि वही रास्ता आगे लिपू लेक तक जाएगा, लिपू लेक से आगे अभी भी लोग जा रहे हैं। खैर जाके ऊपर दर्शन भी करके आते हैं। अभी मेरे एक मित्र गए थे मोटो मोरिन लेके, और वो लिपू लेक तक होके आए। क्योंकि जब मैं गया था जून में, तब लिपू लेक का रास्ता परमिशन मिल नहीं रही थी ILP, क्योंकि वहाँ के लिए ILP जरूरी है। बगैर ILP के वो जैसे वो नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन परमिट टाइप्स होती है, उसी यहाँ टाइप पर से, right? अपना चाइना नेपाल बॉर्डर पड़ता है पूरा, तो है वहाँ बगैर ILP के आपको अलाउड नहीं होता है। राइट। तो वहां तक उस टाइम नहीं खुला था। बाद में अभी रिसेंटली 2 महीने पहले वो लिपू लेक का रास्ता खोल दिया। उसके बाद 3-4 किलोमीटर का ट्रैक करके आप कैलाश मानसरोवर के महादेव में दर्शन कर सकते हैं। ओके। तो मेरी टफेस्ट राइड तो मैं उसी को मानूंगा। तो क्या दादा वहां पे क्या मतलब, जैसे सड़क नहीं है तो आपको पंचर और ये सब ज्यादा होता है कि बाइक को धक्का वक्का भी लगवाना पड़ता है कभी कभी? लगवाना पड़ता है कई जगह पे, कई जगह वाटर बस आते हैं, फंस गई बाइक। हाँ। तो अगर कोई सोलो जाने का, अब तो खैर रास्ता बंद ही हो गया है, लेकिन अगर कोई सोलो जाने की सोच रहा है तो मैं सलाह दूंगा कि सोलो ना जाए। ऐसे टेरेन के अंदर जहाँ कुछ अगर ब्रेकडाउन हो जाए और आपको कोई हेल्प ना मिले, राइट। तो बेटर है आपके साथ में एक राइडर, कोई एक बाइक कोई और, या 2 लोग कोई और साथ में हो, तो आपको सहारा रहता है कि यार कहीं फंस गए तो एकदम निकालने वाला हाँ। कोई साथ में रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा। दादा मुझे इस चीज से, एक टफ राइड से मुझे एक चीज जो है आपसे पूछनी है स्पेसिफिकली। देखिए हर राइडर की लाइफ में ना एक टाइम आता है जब वो राइड कर रहा होता है, और कभी ना कभी लाइफ में एक बारी तो ऐसा मौका आएगा जब उसे लगे यार कहाँ फंस गए यार, दिस वॉज अननेसेसरी, है ना? तो वो कभी आया वो मौका इतनी राइड्स के बीच में? वो मौका जो आया वो जून 2024 यानी कि लास्ट ईयर हम मेरे साथ में 3 गाड़ियां थी। बाबरादा थे उसके अंदर, एक अपना अभिजीत अपना इलाहाबाद से, एक अपने जॉय मुखर्जी भाई, तो ये लोग गाड़ी पे थे? कलकत्ता से। 2 लोग थे। अच्छा, 2 लोग, तीनों गाड़ियों के अंदर। राइट राइट राइट। तो मुझे भी जब वो एक लखनऊ से इलाहाबाद और कलकत्ता, तो मुझसे से बोला गया कि यार बाइक लेके क्यों जा रहे हो, तुम छोड़ो, गाड़ी में चलो, जगह तो है गाड़ी में। मैंने कहा ना, मेरे को अपनी बाइक से उमलिंग लगा के उस बोर्ड पे और सियाचिन वेरेट के उस बोर्ड पे फोटो खिंचाई, क्या बात, ताकि मैं दिखा सकूं हाँ मैंने भाई कि हाँ मतलब ड्रीम है ये, मेरे को करना है। तो उसी राइड पे ये हुआ कि हम लोग पेंगोंग रुके थे। पेंगोंग से हमको सियाचिन जाना था। तो हम रिजांगला की जगह हम
काकसंगला के रोड से गए, जो रोड सुरबरी जा रहा है, राइट सुरबरी लेक जा रहा है, तो उस रोड पे, वहाँ रोड बहुत टफेस्ट रोड है, तो काम चल रहा था बीआरओ का। बीआरओ ने, मैं बाइक ले निकला, उसके बाद बीआरओ की कुछ प्लास करके जो था बोल्डर्स वगैरह हटाने के, हाँ वो जो रोड क्लियरेंस के ब्लास्ट वगैरह करते तो हैं, वो रोड पे बंद हो गया। पीछे जो 6-7 गाड़ियां थी वो पीछे बंद हो गई। राइट मैं काकसंगला क्रॉस करके आगे निकल चुका था। काकसंगला 17,850 की हाइट पे है, तो मैं आगे निकल चुका था। अचानक से एक जगह पे मेरी बाइक स्किड हो गई। ओके। अब ना मेरे पास पानी, ना मेरे पास कुछ लगे, सब गाड़ी में। टेरेन भी गंदा, ठंड भी भयंकर, टेम्परेचर मेरे ख्याल माइनस पे चल रहा होगा। और मैं ठीक हूँ, नॉर्मल गिरा। सामने मेरे को बीआरओ के कैंप दिख रहे हैं, मैं चिल्ला रहा हूँ हेल्प हेल्प हेल्प। वहाँ कोई हो तो आए, कोई नहीं है ना, आगे से कोई गाड़ी। बड़ा हेल्पलेस वाली सिचुएशन हो जाती है। मैं तकरीबन करीब 1-1.25 घंटा पड़ा रहा, और एक बार को लगा कि भाई अब मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, पल्स मेरी कम हो रही है, प्यास लग रही है, होठ बिल्कुल सूख गए हैं। तो थोड़ी वो कच्ची बर्फ थी, मैंने उसको खुरच के होठों पे लगाया कि थोड़ा सा डाल के पिया। मेरा गला खराब होगा, उसमें कुछ तो पानी जाएगा अंदर, वाटर लेवल तो लेवल में आएगा। तो वहाँ मुझे लगा कि भाई कहाँ फंस गया यार तू। यार बट दादा फिर मुझे एक बात बताओ, जो कहते हैं ना कि टफ टाइम्स जो है वो आपको एक स्पिरिचुअल रील से भी अच्छा कनेक्ट करते हैं। आप भी मेरी तरह महादेव के भक्त हैं, है ना? तो कभी ऐसा हुआ कि ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए आपको लगा कि यार आज तो मुझे बचा लिया, मैं जिसकी रोज पूजा करता हूँ और स्पिरिचुअली जिससे कनेक्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरा तो वो स्पिरिचुअल रील में आप किस इंसिडेंट में कनेक्ट हुए, थोड़ा मुझे बताओ। इसी इंसिडेंट के अंदर अब 1.25 घंटे के बाद एक टोयोटा इनोवा गाड़ी LA11 5476 कुछ नंबर था उसका, व्हाइट कलर की इनोवा थी, टैक्सी नंबर थी। उसमें ड्राइवर लद्दाखी और पीछे एक हस्बैंड वाइफ बंगाल से थे वो। मैं रोड के बीचों बीच खड़ा हो गया कि भाई मेरी बाइक उठा दो, रुकवा दो। मैंने कहा, अब उसने उतरा, ड्राइवर ने, लद्दाखी ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि कितना देर हो गया इधर। मैंने कहा भाई 1-1.25 घंटा हो गया। उसका तुरंत आंसर था, बिल्कुल भौचक्का होके, जिंदा कैसे हो? कि इतनी देर में तो तुम मैदानी लोग मर जाते हो, यहाँ पर बसते नहीं हो। मैंने भाई वो महादेव तो जो थे बैठे, मैंने उनसे पानी के लिए पूछा कि पानी, उन्होंने बॉटल पानी की दी, सैंडविच दिया, खाया पिया, वो गाड़ी चली गई। अब वो गाड़ी गई तो मुझे लगा पीछे मेरी गाड़ी आ रही होगी क्या, हाँ गाड़ियां चल पड़ी हैं, तो मतलब बाइक मैंने उठाई, पीछे गाड़ी आ रही होगी, मैं चलो कोई नहीं, मैं माहे तक चलता हूँ। माहे का जो टर्न पे एक ढाबा है अंकल का, और वो एक रोड जा रहा है लेह को, तो मैं वहां तक पहुंच गया। मैंने कहा उस गाड़ी वाले को थैंक यू नहीं बोला मैंने, मैं उनको थैंक यू बोलूंगा। मेरे को वहां बैठे हुए 1-1.25 घंटा कोई गाड़ी नहीं आई, कोई गाड़ी नहीं आई, मतलब पीछे से कोई गाड़ी छूटी ही नहीं, कोई छूटी नहीं। लेकिन मैं जो चला हूँ वहां से, कोई मुझे रास्ते में गाड़ी दिखी नहीं, क्योंकि रोड बहुत छोटा रोड है, मुश्किल से 12-13 फुट का रोड है वो। तो गाड़ी की जगह नहीं, वो गाड़ी वहां पर थी नहीं। तो फिर मैं सोचा कि वो गाड़ी आई कहाँ से। फिर मैंने महादेव को याद किया कि मैंने महादेव, क्या बात, माता पार्वती और नंदी स्वयं प्रकट होकर मेरी जान बचाई। क्या बात है, क्या बात है, स्वयं प्रकट हो गए। तो मुझे लगा भाई कि जिनको मैं सुबह सुबह आराधना करता हूँ, महादेव का जप करता हूँ, महादेव का नाम लेता हूँ, तो काल भी इसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। तो कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काम भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो जो विश्वास करते हैं ऐसी शक्तियों पे, ईश्वर पे, भगवान पे, जीसस पे, वाहिगुरु पे, अपने अल्लाह पे, अगर आपका विश्वास पक्का है तो वो आपके साथ है। क्या बात। अगर आपका विश्वास नहीं है तो वो आपके साथ कभी नहीं। बिल्कुल। देखिए ये ना, मैं इसलिए ये चीज आपसे मैंने पूछी क्योंकि कई बारी ऐसा हमें भी लगता है कि यार कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस गए, और बाइकिंग में तो आप अगर आगे पीछे हो भी गए ना अपने ग्रुप से, तो कहीं ना कहीं तो फंसोगे। ऐसा नहीं होता है कि आप थ्रू एंड थ्रू निकल जाओ, वो कम ही होता है। तो सर मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि ये जो, थोड़ा सा मैं अब फैमिली की तरफ आऊंगा, आप राइडिंग करते हैं, आप मुझे पहले बता रहे थे कि यार मैं तो निकल जाता हूँ 4-5 दिन, और मेरी वाइफ सिर्फ मुझसे पूछती है कि कितने दिन का, है ना? तो ऐसे में फैमिली का रिएक्शन क्या रहता है? क्योंकि बच्चों को तो रहता होगा कि यार
पापा तो निकल जाते हैं, हमें लेके नहीं जाते हैं कहीं पे। नहीं, अब वो उम्र नहीं रही। अब बच्चों को कहीं पहले होता था कि बच्चे छोटे होते थे, स्कूल की छुट्टियां हैं, चलो हिल्स गोवा चल रहे हैं, शिमला चल रहे हैं, मसूरी चल रहे हैं। अब बच्चे जब जवान हो जाते हैं ना, तो उनके साथ घूमने वाले उनके कंपेनियन डिफरेंट होते हैं। उनका वो माँ बाप के पेरेंट के साथ ऐसे ट्रिप पे जाना पसंद नहीं करते, तो बच्चे तो कुछ कहते नहीं है। मैम भी नहीं कहती कुछ? नहीं, वो भी नहीं, उसको पता है कि भाई ये काम करते हैं। और मैं जब से राइड कर रहा हूँ तब से जब मैंने ये सब अपने शटल बैग्स और पैनियर्स और अगड़म बगड़ जो मैंने इकट्ठे किए, तो अब मेरा होता है कि मेरा दिन में प्लान बन गया कि मैं चोपटा निकल रहा हूँ कल मैं, या मैं कल मैं अपना कसौल निकल रहा हूँ या मनाली निकल रहा हूँ। तो वाइफ को मैं बोलता हूँ भाई मैं राइड पे जा रहा हूँ, मैं थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा है, मैं थोड़ा उसको ठीक करना है, ऑफिस की टेंशन है। तो उसका एक ही जवाब होता है, कितने दिन की राइड है। क्या बात है। तो मेरी राइडिंग मेरे शेड्यूल के अंदर कहाँ टूल्स रखने हैं, कहाँ वायर रखनी है, कहाँ एक्स्ट्रा ट्यूब रखनी है, जो मेरे नीड का सामान है, कितनी जोड़ी टी शर्ट होंगी, कितनी पैंट होंगी, और क्या क्या मुझे चाहिए, वो सब मेरा रेडी होगा। क्या बात है, क्या इवन मैं ये भी होता है कि मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, तो मेरा कैंप से लेके मेरा स्लीपिंग बैग तक वो रेडी करना वाइफ का। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं घर जाके मुझे पैकिंग करनी है। राइट। और सर बच्चे आपने बताया आपके 2 बेटे हैं, उनका कुछ पैशन नहीं आया बाइकिंग की तरफ? नहीं, जो बड़ा बेटा है मेरा, बड़ा बेटा है, उसका पैशन था राइडिंग। आज वो राइडिंग जगह अब वो मोटो फोटोग्राफर है वो। हाँ, वो उसका दी वंडरिंग सागा के नाम से है, जो द वंडरिंग सागा। दी वंडरिंग सागा। ओके। तो वो ऑटोमोबाइल शूट करता है वो। और राइडिंग 2018 के अंदर वो उस 18 में शादी थी उसकी, अक्टूबर के अंदर, और उससे 2 महीने पहले वो बोला कि मैं K2 करने जा रहा हूँ। वाह। और उसने अपना सेंट कोलंबस के पड़े हुए, तो अपना पूरा ही प्लानिंग बनी हुई थी, डे 1, डे 2, डे 3। तो वाइफ चिल्लाई कि दिमाग खराब हो गया इसका, 2 महीने शादी को रह गए इसके, और ये राइड पे निकल रहा है। मैंने कहा इसको राइड पे जाने दे, इसके बाद ये राइड नहीं कर पाएगा। इसकी शादी होगी। आपको समझ में आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी किक इन कर जानी है, फिर राशन लाने के लिए बाइक यूज होगी। आज की जनरेशन इस मामले में बहुत तेज है। ओके। हम सोचते थे कि जो होगा वो देगा, जो आज के बच्चे पूरी प्लानिंग करके चलते हैं कि अभी शादी की है, शादी के बच्चे हुए या नहीं हुए, बच्चे हो भी गए तो बच्चों का स्कूल एडमिशन 5 साल बाद होना चाहिए, उसकी प्लानिंग वो आगे कर लेंगे। राइट। तो आज की जनरेशन काफी एडवांस है हमसे। तो दादा मुझे एक बात बताओ, आपने राइडिंग शुरू की बाय डिफॉल्ट, हाँ, पैशन बना, फिर आपने धीरे धीरे इवॉल्व किया, फिर आपने इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया। तो जब आपका बड़ा बेटा स्पेसिफिकली जब राइड कर रहा था, तो एक भानु प्रताप सिंह जी राइडर और एक राइडर के फादर, दोनों में आपने उनको क्या अपना ऐसा विजडम पास ऑन किया कि जिससे कि उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और वो राइडिंग भी सेफली करें? मैं तो जब उन्होंने राइड शुरू करी बड़े बेटे ने, तो उसने बोला पापा मेरे को राइड करनी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मेरा जो उत्तराधिकारी कोई तो होना चाहिए। क्या बात है। मेरी जो वार्डरोब है, मेरी वंशवाद राइडिंग पे चलते रहना चाहिए। जो वार्डरोब है उसमें सारा अपना सेफ्टी गियर्स और सब भरा पड़ा है। मैंने कहा कोई तो उसको यूज करे। राइट। तो करो तुम राइड, कोई दिक्कत नहीं। अब उनकी जिम्मेदारी है। अभी वो ऐसा नहीं कि राइड नहीं करता, अभी भी 2, 4, 5 महीने में कभी वो बाइकों को 2-3 बाइकें हैं उसके पास, दूल्हा के बाइकों को छोटी मोटी राइड पे निकल आता है। लास्ट पटना भी गया उसने। अरे वाह। तो दादा मैं ना राइड्स और बाइक्स पे बाद में आऊंगा। पहले आपने अभी जब मैं फैमिली के बारे में पूछ रहा था, आपने कहा कि मैं मैम को फोन करता हूँ, बोल देता हूँ कि बड़ा स्ट्रेस हो गया है। ठीक है, तो मेरे को आप एक बात बताइए, आप जैसे जॉब में हैं, ठीक है, आप राइड करते हैं, तो आप अपनी जो राइडिंग प्लान करते हैं डी स्ट्रेस करने के लिए, वो सोलो ज्यादा प्लान करते हैं कि ग्रुप अपना वो क्लोज वाला के कैसे? सोलो भी मैं कर लेता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ कि कुछ टैलेंट डिफरेंट है, तो मेरे 3-4 लोग 5 लोग हैं मेरे, जो मेरे टेस्ट पे हैं, जिनको मैं मैसेज करूंगा, इनको फोन करूंगा। दिल्ली के अंदर गोपाल दीक्षित, मनोज कुमार, अभिजीत, लखनऊ के अंदर बबलादा, ये 4 लोग ऐसे हैं कि
जो जिनसे जो आपके गो टू पीपल हाँ, हैं, हमने बस हमने कर हमने लिया। साथ में गोवा राइड की है, हमने जैसलमेर राइड की है, हमने रण ऑफ कच्छ किया है, हमने लद्दाख कई बार तो की है। जगह कैसे डिसाइड करते हैं दादा? इज इट लाइक के माइंडसेट जिस हिसाब से हो आप उस हिसाब से जगह करते हैं डिसाइड कि यार मेरे को एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है, मुझे अच्छा टेरेन चाहिए, क्या माइंड में होता है एक जगह प्लान करते हुए? अब पहले तो था, अब से नहीं, करीब 5-7 साल पहले होता था कि लेह तक तो नेटवर्क आ रहा है, फिर लेह के बाद कहीं नेटवर्क नहीं होता। जी। वो बड़े सुकून हानले हो गया, लामायूर हो गया, बड़े बड़े सुकून के दिन थे वो, जब नेटवर्क नहीं आता था। क्योंकि मैं पसंद करता हूँ कि जब मैं कहीं ऐसी राइड पे जाऊँ तो मैं खुद के लिए जीने जा रहा हूँ, और मेरी उस लाइफ को कोई इंटरफेयर ना करे। कोई मेल ना हो, कोई व्हाट्सअप ना हो, कोई चैट ना हो, कोई फेसबुक ना हो, कोई इंस्टा ना हो। मैं सोशल से अलग रहूँ, अपने आप में जीऊँ। क्या अब बात तो हर जगह है। नेटवर्क है। है। तो दादा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो आप ग्रुप में जाते हो, हेलमेट पे इंटरकॉम लगे होते हैं, तब तक तो चलो आप अपने ग्रुप से इंटरैक्ट कर रहे हो, आपसी में बातें हो रही हैं, पहले के ट्रिप्स की बातें हो रही हैं, बट जब वो इंटरकॉम ऑफ होता है या आप खुद सोलो पे कहीं जाते हो, कहीं अच्छे टेरेन में, माइंड में क्या चल रहा होता है? तब भी काम की टेंशनें होती हैं या लाइफ की टेंशनें होती हैं, या कुछ और भी आप सोच रहे हो कि अगला क्या? जब मैं उस चल रहा होता हूँ, अगर इंटरकॉम भी बंद है या वो एक डिस्टेंस आ गया है कि वो पीछे कहीं रुक गए हैं और मैं अक्का चल, तो जो वहाँ का टेरेन है, वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, और पहाड़ की अजब शेप है, तो मैं उन पहाड़ों से बात करता हूँ। क्या बात है। मैं खुद से बात करता हूँ कि यार इस बार तो यहाँ, नेक्स्ट ट्रिप बनाता हूँ मैं यहाँ जाऊँगा, नेक्स्ट ट्रिप बनाता हूँ वहाँ जाऊँगा, उस जगह को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, वो जगह बस रही है, उसको जाना है, वहाँ मुझे पहुँचना है। तो मेरा होता है कि हर बार मैं सोचता हूँ कि कुछ नया, और मेरे लिए लद्दाख ऐसा टेरेन है कि उसमें लद्दाख में मैं अगर हर साल जाऊं या हर साल में 2 बार जाऊं, तो भी लद्दाख में इतनी जगह है कि मैं उसको अभी तक पूरा देख नहीं पाया। तो कितनी बार हो गया दादा लद्दाख अपना? पहले बीच में 2 साल कोरोना के टाइम में 2 साल नहीं हुआ, तो मैं अराउंड करीब 8 से 9 बार हो गया। 8 से 9 बार? 8 से 9। ओके। बाकी 22, 23, 24 ये 4 साल तो कंटिन्यू है। तो दादा आजकल एक जैसे फीवर चल रहा है राइडर्स में कि मैं लॉन्गेस्ट राइड मैंने मारी, रिकॉर्ड बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वो कभी आपका तो इतना एक्सपीरियंस होगा कि आपको तो बाइक दे दो और रिकॉर्ड एक आध तोड़ के ही निकलोगे। मैंने एक बार बेवकूफ़ी की थी गेटवे करने की कि मैं फास्टेस्ट करूंगा, लेकिन मैं ऐसे बेवकूफ़ी मानूंगा कि फास्ट से जीक्यू करूंगा, मैं फास्ट से गेटवे करूंगा। मैं अगर किसी ने किया है या वो, मैं उससे बीच के किसी शहर का नाम पूछूंगा, उस शहर का क्या चीज मशहूर है, या वहाँ कोई टेम्पल है, या कोई करके गेटवे करके केरला से वापस आ रहा है, या आलप्पी में जा रहा है, या त्रिवेंद्रम में गया है, या वो कहीं गया, तो उसने एक्सप्लोर कुछ नहीं किया। राइट, वो बस रिकॉर्ड के चक्कर में बस एक्सीलरेटर दबाओ। उसने एक्सप्लोर किए माइलस्टोन। अच्छा ये सिटी इतने किलोमीटर रहेगी, अच्छा भगाऊं, ये सिटी इतने रहेगी, भगाऊं। कि जब फास्टेस्ट करोगे तो भैया सुबह उठोगे और थ्रोटल पे जान दोगे और बस भगाते रहोगे, तो वो भी मशीन है, उसको भी आराम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 100 किलोमीटर आप बाइक चलाओ, 100 किलोमीटर रुको, चाय पियो, पानी पियो, या अपना जूस पियो, कुछ पियो, थोड़ी देर अपना बॉडी को रिलैक्स करो। रिलैक्स करना चाहिए, आपकी बॉडी को भी चाहिए रिलैक्स, और बाइक को भी, आपकी मशीन को भी चाहिए, मशीन को भी चाहिए। तो भगाने की जरूरत नहीं कि मैं तो 140 पे चलाता हूँ, मैं 150। इंडिया के रोड अभी तक इस लायक नहीं है, जो बने भी रोड वहाँ बाइक अलाउड नहीं फिर। हाँ नहीं, ऑब्वियसली जो नए एक्सप्रेसवेज बने उस पर तो बाइक अलाउड नहीं है, वहाँ बाइक अलाउड नहीं है। जो ऐसे हैं जो अनसिक्योर्ड है, कहाँ से गाय आएगी, कहाँ से कुत्ता आएगा, कहाँ से नीलगाय आएगी, आपको कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता सर। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जितना ये स्पीड मैडनेस आजकल हमारे यहाँ चल रहा है, बड़ी मशीन लेके मैं इतने पे गया, लोगों ने रील्स बना रखी हैं, मुझे इतना डर लगने लग गया है ना। मैं ऑनेस्टली ये पर्सनली भी फील करता हूँ कि यंगस्टर्स उनको जो फॉलो कर रहे हैं यार, कितना गलत मैसेज जा रहा है उसमें। आप लाइफ में एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ माइलस्टोन बना रहे हो। नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जो इंसिडेंट हुआ था वो सबको पता है कि एक आदमी की जान चली गई थी, राइट, एक बाइक वाले की वजह से, और उसको खाली व्यूज चाहिए थे, और उसको लोग बहुत फॉलो भी करते हैं। तो भाई जो वो खुद घायल हुआ, खुद बिस्तर पे रहा, तो सफर किसने? अगर एक एक्सीडेंट होता है, एक बंदा मरता है, तो वो एक नहीं मरा, उसके साथ उसका
परिवार सर, बिल्कुल। चाहे वो शादीशुदा नहीं है तो उसकी माँ बाप तो जिसने पाल पोस के बड़ा करके आपको 20-25 साल का आप हो गए, उनकी फिर उम्मीदें होती हैं कि अब बेटा के जॉब लगेगा, बेटा कुछ करेगा, बिल्कुल सर, बेटे की सारे शादी परिवार करेगी। का वो इट्स सारे- लाइक वो लॉस। सारे सपने आपके एक हिट में, एक थ्रोटल की स्पीड में खत्म हो जाते हैं। तो दादा मुझे अब थोड़े से क्या है, अब हमने सीरियस टॉपिक कर लिया, मैं अब थोड़ा सा एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ पर्सनली, जो अंदर दिल की बात हो। अभी तक ऐसा कौन सा एक ट्रैक है जो आपका ड्रीम ट्रैक है इंडिया में कि आप करना चाहते हो? भाई मेरा जो ड्रीम ट्रैक है इंडिया में भी है, वो है मेरा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी अरुणाचल, आलो, उसके तवांग, उसके ऊपर के एरिया और बस्तान। ओके और ओके। भूटान। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में हमने कुछ किया है? कुछ पार्ट मैंने किया है, मैंने अपना गुवाहाटी, दीमापुर, शिलोंग। तो ये दिल्ली से शुरू करके हाँ। गुवाहाटी, दीमापुर, शिलोंग बहुत पहले किया। किया। बहुत पहले तो किया। वहां तो दादा मतलब आप सिटी से निकल गए, तब- थोड़ा सा रिस्की नहीं है? जब मैंने किया था तब मैं शायद फेसबुक और इंस्टा क्या होते थे मुझे नहीं पता था। अच्छा, ओके ओके। ये 2012 से ये मेरे को फेसबुक इंस्टा वाला हम्म कीड़े बड़े जगह ये कि फेसबुक ये भी कुछ होता है। हम्म तो अभी भी मेरे को ढंग से काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसको मुझे नहीं करना आता, हम्म तो फिर भी लोग मुझे फेसबुक क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरे दिन में 5-7 पोस्टें तो होती हैं और हिंदी में होती हैं। हिंदी में। और जब मैं लिखता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ मैं। और वो जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं सोचता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, जो मेरे मन में दिमाग में आता है वो मैं लिखता हूँ। तो दादा जब आप राइड करते होंगे ग्रुप में या सोलो, अब एक हमने ना ट्रेंड देखना शुरू किया, वो लोकल भी आप किसी सिटी से निकल रहे हो या हाईवे पे जा रहे हो, वो लोग पीछे लगा के वो सोचते हैं अच्छा ये जा रहा है, ये अपने आप को क्या समझता है, पीछे लगा लेते हैं। तो वो कैसे आप वेयर ऑफ करते हो या अवॉइड कर देते हो? नहीं देखो, उसमें वो आपको राजस्थान हो, आप गुजरात के हाईवे पे हो, एमपी के हाईवे हो, तो वो एक बाइक पे 2-3 लोग गमछा बांधे हुए, वो तो बात करूंगा मैं। जो गांव के हैं उनको लगता है कि भाई वो उनको लगता है कि ये दूसरे प्लेनेट से नहीं आ रखे, इन्होंने गर्मी में जैकेट पहन रखी है, इनको पहन रखा है, तो वो उनका नाम रखा हुआ है नागिन के बच्चे। तो नागिन के बच्चे कहीं से भी आते हैं, काट वो हम कई बार इशारा करते हैं आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। इट्स ऑलवेज बेटर टू से भैया जाओ आगे। इसी स्पीड चलेंगे हम तो 70-80-90 चलो उससे चलेंगे। वो बीच में कि वो सोचते हैं कि रेस लगा रहे हैं। तो जब एक हद से बाहर होती है और हम अगर 4-5 लोग हैं तो हमारा फिर सिलसिला से होता है कि बॉक्स, कि भैया ठीक है इनको कंटेन करके रखो, इनको ताकि ना हमारा नुकसान करे ना अपना। फिर हम क्या करते हैं, एक आगे एक साइड में, एक उसको बीच में रख लेते हैं। बस वो बेटर भी है, वो उसकी सेफ्टी के लिए भी बेटर है। उसको कट नहीं मारने देते फिर। हाँ नहीं जरूरी है दादा, वो कट मारेगा तो या तो आप लोगों में बजेगा या खुद कहीं गिरेगा। हाँ, उसको तो वो कई बार नॉलेज देनी ना लोगों को जरूरी हो जाती है। तो ये जो आप बताओ, इतना आपने पैन इंडिया राइड की है, सबसे अच्छा और कंफर्टेबल ट्रैक कौन सा है आपके हिसाब से इंडिया में? भाई मेरे हिसाब से दिल्ली से मुंबई ट्रैक बहुत बढ़िया है। ओके, पुराने रोड की बात कर रहा हूँ मैं, नए हाईवे, नए एक्सप्रेस वे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुराने रोड है, यानी कि बहरोड से पाली सोजत होते हुए हिम्मतनगर, महसाणा, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, ये बहुत बढ़िया रोड है। और आपके लिए सबसे बोरिंग ट्रैक क्या है? बोरिंग ट्रैक लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। आदमी सो जाए दादा, सो जाए, नींद आ जाए, कुछ करने को नहीं है, कुछ ढाबा नहीं दिख रहा, कोई गाड़ियां दिख रही हैं तो वो भी थोड़ी बहुत, और कोई जैसे मैं एक बार मैं लखनऊ से लखनऊ गया हूँ, उसी लखनऊ आगरा ताज एक्सप्रेस से, उसके बाद मैंने कहा भाई नहीं जाऊंगा मैं, फिर वाया कानपुर, इटावा, पुराने अच्छा पुराने रूट से ले गए जब मौज मस्ती चलती रहे। कहीं रुक गए, ढाबा मिल गया, चाय पी ली, कहीं रुक गए, कुछ खा लिया, कुछ हल्का फुल्का, यानी कि ट्रैफिक भी चल रहा है, बीच में शहर भी आ रहे हैं छोटे छोटे, थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1-1.5 घंटे फर्क पड़ता है, क्योंकि अब रोड वो भी अच्छा हो गया है, वो सिटी को बाईपास करते हुए फ्लावर बना दिए गए। तो दादा अगर मैं एक सिंगल लाइन में पूछूं कि हमारे दादा राइड क्यों करते हैं, तो उसका क्या आंसर होगा? जीने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने एक वर्ड में ही आंसर खत्म कर दिया, जीने के लिए। बस, क्योंकि वही है ना, ये पैशन भी अंदर से आने वाली चीज है। और हाँ देखिए पैशन क्या लेके मैं बोलता हूँ, आजकल जब से नई बाइक हर महीने कोई ना कोई नया मॉडल कोई भी ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, बेशक वो 4 महीने के बाद रोड पे उतारे,
तो बाइकिंग कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। पैशन बढ़ता जा रहा है, नए नए यंगस्टर भी जो है वो बाइक लेके राइट वो, राइट राइट। वो बाइक लेके सोचते हैं, हम भी राइडर बनेंगे। तो और वो करते भी हैं, वो संडे राइड पे जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मेरे लिए वो भी उतना बड़ा राइडर है जिसने ऑल वर्ल्ड किया हो या K2 को किया हो बिल्कुल। या लद्दाख किया, मेरे लिए वो भी उतना बड़ा राइडर है। क्यों? क्योंकि उसका जो पैशन है, उसका जो पैशन है वो अपनी नौकरी में या कॉलेज की पढ़ाई की उसमें अपने पैशन को कुछ घंटे हाँ, के मतलब लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करने की कुछ घंटे हिम्मत के लिए जी तो रखा रहा है। है। राइट राइट राइट। तो दादा मुझे ये बताओ, कभी ऐसा भी पाला पड़ा है कि बड़े जेंजी राइडर्स आपके ग्रुप में आए और आप मतलब परेशान हो गए कि यार ये नए राइडर्स आए हैं और यंग राइडर्स आए हैं, सुनते नहीं है किसी की? कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ? हाँ, हुआ है, ऐसा हुआ है। वो नए राइडर, उनको हम अगर सलाह दे रहे हैं कि भाई हिल पे हम लोग चल रहे हैं, हमको एक्सट्रीम लेफ्ट चलना है, हमको ओवरटेक नहीं करना, हिल पे तो खासकर नहीं करना हाँ, of आपको, course। लेकिन नहीं, वो तो भाई हमारी तो बाइक भक्ति हो तो उसमें एक का लड़का इंजर्ड भी हुआ। ओके। बाद में उसको समझ में आया कि मैं गलत नहीं कर रहा था। मैं भाई, तुम हिल की राइड अभी शुरू की है, मैं काफी सालों से कर रहा हूँ, हमको पता है कि हिल के अंदर कितना एक रिस्की रहता है, बिल्कुल। गलती के लिए फिर दूसरी सीधी ऊपर हाँ, वो एक गलती के लिए माफी है ही है नहीं, सिर्फ सजा है। नहीं 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 दादा, तो वही है कि आई मीन इतनी राइड करते करते हम श्योर आपके पास तो इतने इंसिडेंट्स होंगे इस टाइप के, है ना? तो दादा एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछता हूँ, ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, कि आपने कहा कि आपने राइडिंग गियर्स आई थिंक 16 में लिए, 16 राइट? पहली बार। उससे पहले मेरे को ये लगता है अगर आपने कोई इंजरीज बियर की हैं राइडिंग के करके, तो मेरे हिसाब से आप वो परफेक्ट आदमी हैं जिससे मैं एक राइडिंग गियर की इंपॉर्टेंस अपने ऑडियंस के लिए पूछ सकता हूँ। देखिए, इंजरी तो मैं बताऊँ, मेरा 2020 में मेरा लेफ्ट वाला जो फिबुला है बैक साइड का, वो टूटा, 3 महीने बेड पे रहा। फिर 2022 में, एक साल बाद ही मेरा राइट वाला टूटा। ओह माय गॉड। उसके पहले, हाँ, उसके पहले, क्योंकि वो मैंने गियर्स पहन रखे थे प्रॉपर, तो मैं बच पाया, तो बच पाए। राइडिंग पैंट थी, राइडिंग पेयर में अच्छे लेवल उनके अपने गार्ड थे, उनके से बच पाया, और राइडिंग शूज थे मेरे, वरना मेरा एंकल टूटता। राइट राइट। वो शूज के से मेरा एंकल बचा, वरना एंकल जाता मेरा। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा उसके हाँ जी, अंदर, प्लीज प्लीज प्लीज। राइडिंग जैकेट पे बिल्ले जो लगाते हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उन बिल्लों को, वो टोकन ऑफ लव है किसी भी क्लब का, उसको अपने घर में के सजाइए, उसको मान दीजिए, जैकेट पे मत लगाइए। मेरे साथ ये हुआ था 2017 में हुआ था। मैं गुड़गांव फरीदाबाद रोड है जहाँ पर बाइकर्स का हाँ जी हाँ जी, मैं समझ गया, वो ग्वाल पहाड़ी वाली जो है। ग्वालपाड़ी वाली। नहीं जी जी। मैं बारिश का टाइम था, हाँ। बारिश हो रही थी और मैं अपनी क्लासिक पे था 150 पे। तो अब वहाँ पता ही है अपना, वहाँ पर ये घूमते डोलने वाले तो साइड में कीचड़ थी, उसी गाड़ी वाले ने उस कीचड़ में से टायर निकाला और वो मड उछल के मेरे हेलमेट पे आई और मैं 2 मिनट के लिए ब्लाइंड हो गया। बाइक गिर गई, बाइक गिर के जो मैं भी बिल्ला राइडर था, बिल्ले खूब लगाए हुए थे, तो उनमें से कई बिल्लों की पिने खुल गए और मेरी चेस्ट में घुस गई। एक तो मैंने अपनी जैकेट खराब करी सर, जैकेट से भी ज्यादा दादा मेरे क्या, वो जितना चुभा वो, हाँ, तो वो अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वो आपको बहुत नुकसान करेगा, ये ध्यान रखना। तो भैया, आप वेस्ट पे पैच लगा के पहनते हैं तो वो पैच ठीक है, राइडिंग वेस्ट होती है मेरे पास, ये जो इवेंट में पहनता हूँ मैं, तो पैच ठीक है, लेकिन ये बिल्ले जो है ये ना लगाए और कोशिश करें कि जो क्लब वाले वो भी बिल्ले ना बनवाएं। राइट राइट। उनकी जगह कोई सेफ्टी बैंड, कोई जैसे बाकी सबके होते हैं कि अपना रिफ्लेक्टर टाइप के बैंड वाला बनवाएं, ताकि वो उसको लगाए, ताकि दूर से अंधेरे में दिख जाए कि हमें कोई हाँ के जा रहा है। मतलब पर्पस तो देखिए हाँ, वही है, लोग आउट ऑफ लव लगा लेते हैं कि मैं यहाँ गया। और दूसरा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि स्टिकर्स आप वहां लगाएं जहां पर लगाने की प्रॉपर जगह बनी हुई हो। आप किसी भी साइन बोर्ड पे जो आपको बता रहे कि भाई ये रोड इधर जा रहा है, उस पे अपने स्टिकर लगा के
आप कोई अपना झंडा ना गाड़ दें कि हाँ जी हम यहाँ आए थे। तो दूसरे राइडर को पता ही नहीं लगना बेचारा इतनी तकलीफ में जिएगा। नहीं, हर क्लब के हर अब स्पीति जाए, लद्दाख हाँ, जाए, हर रेस्टोरेंट में मैंने हर देखा वो रेस्टोरेंट में एक वॉल लगी हुई है। हाँ, बनी होती है, आप वहां पर वहां पे स्पीकर लगा। प्रेस करें, ना कि सरकारी बोर्ड पे। ना कि सरकारी बोर्ड पे। उसके लिए आपसे प्रार्थना है कि आप उससे बचें। अच्छा दादा, मुझे एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी। हम ना यहाँ पे बड़े यंग राइडर्स से मिलते हैं। अब जैसे हमने पीछे स्पीति प्लान किया, कुछ किया, लोगों का ना एक व्यू पॉइंट होता है कि यार मैं ना ये बाइक लूंगा, फिर जाएंगे लद्दाख, पता नहीं मेरी बाइक जाएगी नहीं जाएगी। अब हम लोग तो देख रहे, लोग एक्टिवा पे भी जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब उस मामले में मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहता हूं कि किस टाइप का बाइक होना चाहिए, कितनी उसकी पावर होनी चाहिए कि वो मतलब एक लॉन्ग टर्म में टूरिंग के लिए यूज कर सके। देखिए मेरे हिसाब से 150 सीसी सफिशिएंट है, हम्म, और आपका BHP अगर 19 का है तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि वो बाइक नहीं जा रही है, उसको चलाने वाला उसको लेके जा रहा है। वाला जा रहा है। राइट। उसका पैशन, उसकी हिम्मत लेके जा रही है। बाइक अब 1000 सीसी ले लो, हाँ, अगर आप में दम नहीं है, हाँ। आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, हाँ। आप कर्व को हैंडल नहीं कर सकते, आप रोड पे ध्यान नहीं दे सकते, तो वो बाइक ही नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बेशक 100 सीसी बाइक भी लोग लेके जाते हैं। हाँ हाँ, अभी आजकल तो मैं देख रहा हूँ वो कोई एक्टिवा पे जा रहा है, कोई कुछ है। ईवी पे गए लोग, EV पे गए। ओला स्कूटी पे, लास्ट लद्दाख में मिले थे, ओला पे आए थे बंदे, क्या बात है। केरला के थे, केरला से ओला पे कर रहे थे। और दूसरा ये कि जो भी इस तरह से जाए तो वो सोच के जाए कि भाई पहले कोशिश करे कि वो छोटी छोटी हिल्स पे जाए, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। फिट 6,000 फिट। एकदम से ना सोचे कि जब मैं तो अब निकलूंगा, बस सीधा मनाली भी नहीं रुकूंगा, मैं सीधा मैं ले रुकूंगा। तो भाई साहब आप पहले अपने आप को ढाले उस सांचे के अंदर। हम लोग मैदानी लोग हैं, हम पहाड़ के लोग नहीं। आपको एकदम से काफी लोग जो आते हैं साउथ से, वो प्रेफर करते हैं कि मैं वाया मनाली जाऊंगा ताकि मैं जल्दी ले पहुंचाऊं। तो यहाँ पर आप 500 मीटर पे हो। हाँ। वो एक्लेमेटाइजेशन आई हाँ। थिंक इस रास्ते पे बहुत मुश्किल है, कश्मीर वाले से फिर हो जाती है। हाँ, 6 घंटे में आप 3 पहुंच गए, 8 घंटे में आप पहुंच गए 8-9 पे। क्या बात। तो वो चेंज हुआ ना। हाँ। कश्मीर में जाएंगे तो आपको धीरे धीरे आप बड़े उतरे हमेशा मनाली से, ठीक है। परफेक्ट। तो दादा इसी से ही मैं एक बात पूछता हूँ कि जैसे आप साउथ की बात कर रहे थे और ये सब, तो मैं एक आपका पर्सनल ओपिनियन चाहता हूँ कि इंडिया में जैसे हमें ये लगता है कि नॉर्थ में अभी हम इवॉल्व हो रहे हैं, जहां हम बैठे हैं चंडीगढ़, तो अभी इवॉल्व हो रहा है राइडिंग कम्युनिटी। तो आपने इंडिया की सबसे बेस्ट कल्चर एज फार एज राइडिंग या एक बेस्ट कम्युनिटीज कहाँ देखी हैं थोड़ा? देखिए इसमें मैं 2 जगह के नाम लूंगा। एक लूंगा नाम नॉर्थ ईस्ट का। ओके, नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट, मतलब वहां मैंने भी देखा था, मैं गया तो बाइकिंग कल्चर अच्छा है। 7 सिस्टर बोलते हैं। 7 सिस्टर है, जो 7 प्रदेश है। जी, 7 जी, सिस्टर, जिसका गेटवे है गुवाहाटी। राइट। और दूसरा है केरला। ओके। जहाँ बाइकिंग उनके नसों में कूट के भरी हुई है। और वहाँ पर जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी भी मोटरसाइकिल क्लब का अगर कोई है, हम बोलते हैं एडमिन है। हाँ, एडमिन हो गए। वहाँ बोला जाता है चीफ। काफी कूल टाइटल। तो वहाँ चीफ बोला जाता है। और वो लोग बिल्कुल मैड है, पैशनेट है बाइकिंग के लिए। राइट। मैंने दादा देखा भी है गुवाहाटी में मॉडिफिकेशन, और इवन केरला में भी फॉर दैट मैटर, केरला कर्नाटका में भी मैंने देखा एक मॉडिफिकेशन का भी कल्चर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। लोग बड़ा यूटिलिटी वाइज और बहुत मॉडिफाई। वहाँ आपको जो भी राइडर मिलेंगे वो प्रॉपर गियर में मिलेंगे, प्रॉपर गियर के अंदर। ये नहीं कि हाँ जीन पहनी और स्पोर्ट्स शूज पहने रेस वाले और चल दिए कि। और राइडिंग के अंदर अगर कोई राइड कर रहा है या ब्रेकफास्ट राइड भी कर रहा है, मैं सलाह दूंगा कि लेस वाले जूते ना पहने। राइट। क्योंकि लेस अगर आपके गियर लीवर में फंस गया तो आपको नुकसान कर सकता हो गया कांड। उसके बाद आप फ्लैट शूज पहने और कोशिश करें कि स्पोर्ट्स शूज ना पहने। राइट। तो दादा मैं आपसे एक चीज चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेसिफिकली जो नए व्यूअर्स हैं, कि जो नई राइडिंग शुरू कर रहे हैं, फ्रेश राइडर्स आए हैं, उनको कोई अगर सलाह आपकी तरफ से जा सके उनके राइडिंग एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा दादा। नहीं, आजकल का जो यूथ है, यंग है, जो अच्छी बाइकें ले रहे हैं, वो खुद अफोर्ड कर रहे हैं या उनके फादर हैं सब वो उनको दिला रहे हैं, तो आप राइड कीजिए, एक स्पीड की लिमिट में रहिए
स्पीड की लिमिट में रहिए, रैश ड्राइविंग मत कीजिए, ट्रैफिक के जो रूल्स है उसको फॉलो कीजिए। अगर रेड लाइट हो रही है तो आप रेड लाइट पे रुक जाइए। राइट हेलमेट प्रॉपर ले और हेलमेट का स्ट्रैप कस के बांधे। राइट हेलमेट पहनना नहीं है। अगर आपने स्ट्रैप नहीं बांधा तो मीन्स आपने हेलमेट पहना नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। हाथ में ग्लव्स जरूर पहने, क्योंकि अगर बाइक गिरती है तो सबसे पहले आपका हाथ जाता है, हाथ पे इम्पैक्ट जाता है। हाथ पे इम्पैक्ट जाता है। तो ग्लव्स जरूर पहने। और अगर आपको फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरी बाइक क्रैश होने वाली है, मेरे से नहीं संभल रही, अपने हाथ और पैर को खोल दो, ओके क्योंकि बाइक तो मूवमेंट के अंदर है, वो निकल जाएगी। पर आपने उसको दबा के डर के मारे पकड़ लिया तो 150-200 किलो की बाइक और प्लस वो आपको साथ ले गिरेगी, आपको घसीटती हो जाएगी, तो इतनी कम होगी। देखो जो होना है वो होना है, भगवान ना करे किसी की बाइक या क्रैश हो कुछ हो, लेकिन आपकी गलती नहीं है, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन पीछे से कोई आके हिट कर दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। राइट तो ऐसे भी चाहे वो बाइक वाला हो, चाहे कार वाला हो, चाहे वो ट्रक वाला हो, तो कोशिश करेंगे अपनी लेन में चलेंगे, राइट अपनी एक्सट्रीम लेफ्ट चलें अपनी लेन। और अगर हाईवे पे अगर बाइक पार्क कर रहे हैं तो व्हाइट स्ट्रिप जो होती है उसके अंदर पार्क करें, राइट क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव होती है, पीछे गाड़ी आ रही तो उसको पता लगता रहता है कि कि कुछ बाइक है। अंदर खड़ी है। तो हाईवे में बाइक की पार्क करना, आपको रुकना है, पानी पीना है, तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट करके रोके बाइक को। और जो आपके बड़े हैं, सीनियर हैं, जो भी अगर कुछ आपको सिखा रहे हैं तो वो बता रहे हैं तो आपके भले के लिए बता भले रहे के लिए बता रहे हैं। वो आपको नहीं बता रहे कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, वो चाहता है कि जो मैंने किया इस उम्र के अंदर तो अब ये करने जा रहे तो इनको पता होना चाहिए कि कैसे करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताओ दादा, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, मतलब हार्ड टास्क मास्टर हो इस मामले में, जब आप ग्रुप साथ लेके जा रहे हो, कि आपका एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता है कि मतलब, या आप इजी चलने देते हैं सबको यार कि अपने अपने मस्ती में चलो, कोई टेंशन नहीं है? उसमें जिनके साथ जाता हूँ कि अगर मैं टेल पे हूँ तो मैं टेल नहीं छोड़ूंगा। राइट, टेल इज जैसे आप एक सबसे लीड कर रहा है, एक टेल पे आगे बिल्कुल लीड लास्ट कर रहा है में, और मैं राइट टेल पे हूँ तो मैं कनेक्ट रहूंगा लीड से। राइट वैसे हम ज्यादा हमारी राइडर होते नहीं है, 7, 6, 7, 8, 6 के आंकड़े में हम रहते हैं। राइट, उससे ज्यादा भीड़ को संभालना फिर मुश्किल हो जाता है। तो एग्जैक्टली, 6 फिर लोग तो आपको मार्शल चाहिए। हाँ, साथ में मार्शल चाहिए। तो वैसे तो हमारा खुद का भी एक इंडियन मार्शल स्क्वाड मैंने 2017 में फाउंड किया था वाह, दिल्ली के अंदर। तो हम उसमें दिल्ली के करीब 21 क्लब हैं जिनके एडमिन उसमें हैं, अरे एडमिन है या अच्छे राइडर अच्छे Riders मार्शल हैं जो एक आध बाइक को मार्शलिंग कर सके। उसमें करीब 70+ हमारे मार्शल्स हैं, इंडियन मार्शल स्क्वाड है वो। तो वो अपने वो बेसिकली कोई राइडिंग क्लब नहीं है, कोई बड़ी राइड हो रही है, कोई हाँ कोई अगर पॉलिटिकल राइड हो रही है, धर्म की राइड हो रही है, हम नहीं जाएंगे। हाँ नहीं जाएंगे, वो फिर वो उसके साथ जुड़ने वाली बात होगी, वो पैशन वाली बात नहीं हाँ, कुछ सोशल के लिए हो रहा है, कॉज के लिए हो रहा है, तो हम अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, कोई चार्ज नहीं हमारा, हम लोग कॉस्ट है जाके उसको पूरा देखते हैं कि भाई किसी राइडर को दिक्कत ना है। टूल्स हमारे साथ में होते हैं, फ्यूल हमारे साथ में तो होता दादा है। ये मतलब थोड़ी सी बाइक की मेंटेनेंस भी अब तो कर ही लेते होंगे, अब तो इतना हो गया कि बेसिक चीजें आ गई। नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप हाई टेनेंट के अंदर हैं और आपको चेन ल्यूब करनी है, चेन क्लीन करनी है, आपको फ्यूज आपको चेंज खराब उड़ गया है, फ्यूज आपको चेंज करना है, क्लच बार आपको चेंज करना है, हाँ, तो उधर तो कोई पंचर भी नहीं लगाना है, मिलना। कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा, या तो फिर बाइक को उठा के लाओ। तो अब यहाँ पे समझ में आता है ना कि बाइकिंग को मजे में लेना एक चीज है, और एक्चुअल बाइकिंग लॉन्ग टेरेन में करना तो आपको बेसिक सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो वक्त अपने टाइप से सिखा सीखने देगा। के अलावा काफी क्लब और आदि वाले भी कई बार ऐसा DIY करते हैं, डू इट योरसेल्फ। तो वहां आप जाइए, आप बेसिक छोटी मोटी चीजें कि आपको कई लोगों बाइक ले लिए, उनको नहीं पता होगा उसकी बैटरी किधर है, लेफ्ट में कि राइट में। हाँ, आप ये ध्यान रखो बैटरी किधर है। आप जो फ्यूज बॉक्स दिया हुआ है उसमें 5 एम्पेयर का है, 10 एम्पेयर का है, कौन सा फ्यूज किसके काम का है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। राइट, आप लंबी राइड पे जा रहे हो, आप फ्यूज एक्स्ट्रा लेके चलो, 5-10 रुपए का फ्यूज आता है। उसके आपको मालूम पड़ा कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, मालूम पड़ा कि फ्यूज उड़ गए, तो फ्यूज हो गया, बल्ब हो गया, ये छोटी मोटी चीजें साथ में लेके चलो। बिल्कुल। ट्यूब होगी, ट्यूब आजकल जो टायर आ रहे हैं वो ट्यूबलेस आ रहे हैं, हाँ। ट्यूबलेस आ रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए वो ट्यूबलेस वाली पंचर किट पंचर किट वैसा लेके करके, चलो। हाँ, अब वो सिलेंडर डालना उससे कुछ नहीं होता है, वो माइनर पंचर को झेल जाएगी, हाँ, बड़ा पंचर बड़ा होगा पंचर नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो वो सब लेके चलो, और छोटा मोटा क्लच वायर चेंज करनी है, क्लच वायर एक्स्ट्रा लगा के चलो, एक टूट के दूसरे को जो चेंज कर लो। उसको कैसे करना है
वो चाबी भी आपके पास होनी चाहिए, Right. हाथ से तो होगा नहीं। तो छोटी मोटी जो चीजें हैं मैकेनिक की वो आपको खुद करनी है। मैं नहीं कह रहा कि आप इंजन खोल के दोबारा हाँ नहीं ऑफ कोर्स, मतलब जो आपका ब्रेकडाउन एक ऐसी जगह आ गया जहां आपको हेल्प के लिए भी 10-15-20 किलोमीटर जाना है, तो आपको एटलीस्ट उतना होना चाहिए कि मैं यार वहां तक ले जाऊंगा। तो दादा मुझे इसी नोट पे एक चीज बताओ, अगर किसी ने आज लंबी राइड करनी हो और वो आपके साथ लंबी राइड करना चाहता है, आप कितने को ओपन हो इस मामले में कि लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं तो मैं उनको साथ ले जाऊंगा? नहीं, मैं बिल्कुल ओपन हूँ, मेरे साथ राइड करनी बिल्कुल करें, लेकिन सिंपल मेरा जो फंडा है, सिंपल सा फंडा है कि मैं अगर मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ दिल्ली से है। तो मेरा पहला स्टॉप होता है मेरा कम से कम पानीपत टोल क्रॉस करके। ओके ओके। वहाँ मैं पानी पीता हूँ क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। हाइड्रेशन आपको जरूर चाहिए, पानी आपको प्रॉपर पीना है, जितना पानी पी सको उतना पानी पियो। राइट। तला मत खाओ, ऑयली भटूरा समोसा छोड़ो, इसको बिल्कुल त्याग दो। जेब के अंदर आप चॉकलेट रखो, मंच रखो, आप और थोड़ा सा वो ड्राई फ्रूट रखो ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। ये स्टिंग पीना और ये मॉन्स्टर पीना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। और साथ में रखो हरी मिर्चें। हरी मिर्चें क्यों? एक तो पार्ले जी के बिस्कुट आप रखो, हाँ। 2 रुपए बिस्कुट समझ गया मैं। हाँ। कुछ नहीं मिल रहा आपको, 4 बिस्कुट खाने, पानी पीना है, हाँ। आपकी एनर्जी लेवल आपका हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल जो आपका ठीक हो जाएगा। राइट। मिर्च इसलिए आपको लगे कि नहीं यार थोड़ा मेरे को नींद आ रही है या किसी भी कारण से आ रही है, आप एक हरी मिर्च चबाओ कच्ची, फिर देखो आपको 1 घंटे तक नींद नहीं आएगी। वो 1 घंटे तक आप पानी ढूंढते रहोगे पूरी स्पीड पे। सीसी करके चलोगे, सीसी और सीसी दोनों चलेगी। अरे यार मैं रखता हूँ, मैं हर राइड में 2 हरी मिर्च मेरी जेब में होती है। नहीं, मैं तो आपसे सोच रहा था, मैं कहा कि दादा से पूछ लूं कि जब मैं स्टैंड करना हो तो मैं साथ में चलूंगा आपके, लेकिन आप ये मिर्ची वाला करोगे तो मैं नहीं जा रहा। दूसरा ये कि दही लस्सी इसको टोटली अवॉइड करें। हाँ, इससे थोड़ा सुस्ती आती है। मैं काफी पहले की बात है, मैं उदयपुर जाना था जयपुर से मुझे, वाया अपना निम्बाड़ा होते हुए चित्तौड़ होते हुए, तो चित्तौड़ में ढाबा पड़ा, दोपहर का टाइम हो गया, मैं कहा लंच कर लिया जाए। और वहाँ छोटे मैं किसी जो ये 5 स्टार वाले ढाबे पे नहीं रुकता हूँ, मैं जहाँ ट्रक खड़े होते हैं वहाँ रुकता हूँ। जहाँ ट्रक खड़े होते हैं वहाँ खाना अच्छा होता है, खाना फ्रेश मिलेगा, अच्छा मिलेगा, खासकर दाल। राइट। तो दाल रोटी खानी होती है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो मैं रुक गया, उसने मेरे आगे छत रख दिया छाछ का, पीछे डेयरी थी उसकी। मैंने कहा अब हम दिल्ली वाले, मैंने कहा बाद में ना पड़ेगा कि इसका बिल लगा दो। ये क्या नहीं जी, ये छाछ फ्री है, अपनी डेयरी की है, आप पियो। छाछ बिल्कुल फ्रेश थी, 1 2 3 गिलास में पी गया। अब मानिए चित्तौड़गढ़ से उदयपुर 90 किलोमीटर है, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर करने में मुझे 4 से 4.5 घंटे लगे। क्या बात! हर 10-15 किलोमीटर में जाके मैं चाय ढूंढूं। हाँ, अब ऑब्वियसली नींद आ रही है। वो भी छाछ बिल्कुल शुद्ध, बगल पानी मिली हुई। तो मैं अभी राइड पे होता हूँ, तो वही बच्चे सब में होते कि चलो, और जो रखे सबकी पराठा लेते हैं, दही पराठा लेते हैं। मैंने कहा पराठा तो मैं खा लूंगा, दही पर बहुत चुका हूँ एक बार। राइट। दादा बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ आने के लिए, बहुत मजा आया, बहुत ज्ञान की चीजें मिली मुझे। सीरियसली ये मिर्च वाली चीज बतानी थी, ये काम आती है। तो अब से इन सब चीजों का हम रखेंगे ध्यान, हमारे सारे राइडर्स को अपना टाइम देने के लिए, अपनी नॉलेज, अपनी स्टोरीज देने के लिए बहुत धन्यवाद दादा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और हमें अपने कमेंट्स में लिख के भेजिए आपको कौन सा पार्ट ऐसा लगा जो आपको पहले नहीं पता था कि इस चीज के कोई फायदे हो सकते हैं। पर्सनली मुझे मिर्च वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के साथ। ओम व्रुमाय नमः।